हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 5 में अभिकारक की सांद्रता और अपक्रिया का वेग दोनों परिवर्तित होने पर अपक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, यह विस्तार से समझाया गया था। साथ ही साथ इस पर प्रश्न भी हल किए गए थे और ये दो प्रश्न हल करने के लिए दिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों को हल किए होंगे। यदि नहीं हल किए हैं तो ध्यान से इसको समझिए कि कैसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 का हल। प्रश्न नंबर 1 का हल पहले देख लीजिए प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार किसी अभिकारक के लिए एक अपक्रिया प्रथम कोट की है। अपक्रिया किस कोट की है? प्रथम कोट की है। अपक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होता है यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है। अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जा रही है। तो बच्चों पहले हम सोचेंगे इस तरह से कि इसमें एक अभिकारक है, तो यानी इस तरह की क्रिया हो। प्रश्नानुसार अभिक्रिया ए गिव्स प्रोडक्ट, यानी एक अभिकारी पदार्थ है और अपक्रिया की कोट भी एक है, तो अपक्रिया ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए वेग समीकरण R इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 1। ये कह रहा है क्रिया प्रथम कोट की है, तो वेग समीकरण क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 1 हो जाएगा। और बच्चों इसके आधार पर अब चूंकि सांद्रता परिवर्तित की जा रही है तो क्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा, तो इसके आधार पर हम सूत्र इस तरह लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? R यानी पहले वेग क्या था? R1 था, बाद में वेग क्या हो गया? R2 इक्वल टू, अब यहां कांस्टेंट है इसलिए ये तो कट जाएगा। और यहां सांद्रता देखिए, पहले सांद्रता क्या है? C1 मान लेते हैं, बाद में सांद्रता क्या हो गई? C2, और पावर कितना हो जाएगा? पावर 1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट R1, अब वेग किस प्रकार प्रभावित होगा? तो R1 की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग क्या है? उसको R, प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू R मान लेते हैं। R2 क्या हो जाएगा ये ज्ञात करना है। प्रारंभिक सांद्रता C1 इक्वल टू हम C मान लेते हैं। C2 क्या हो जाएगा? हाँ, ये एक चीज और है, प्रारंभिक सांद्रता C1 इक्वल टू C है और यहां देखिए अभिकारक की सांद्रता दोगुनी हो जा रही है, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब C1 इक्वल टू C तो बच्चों C2 इक्वल टू हो जाएगा 2C, दोगुनी हो जा रही है और पूरे का पावर 1 है, कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो हम क्या करेंगे? इस C से C को कैंसिल कर लेंगे और यहां काटेंगे तो एक जरूर लिखेंगे, यहां भी काट कर एक लिखेंगे, तो यहां क्या हो गया? यहां एक है तो एक लिखेंगे और 2 1 कम 2, यानी R बाई R2। चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, हो सकता है यहां आप लोगों को समझ में ना आवे। इंप्लाइज दैट लिखेंगे R बाई R2 इक्वल टू, यहां एक है तो 1 लिखेंगे बाई 2। R1 बाई R2 इक्वल टू 1/2 हो गया। बच्चों अब त्रियक गुणा करेंगे, एक का गुणा इससे करेंगे, अज्ञात जो होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो एक का गुणा इसके साथ करेंगे, इंप्लाइज दैट हो जाएगा R2 इक्वल टू, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2R। तो अब क्रिया का वेग बच्चों क्या हो जा रहा है? प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जा रहा है। उत्तर लिखेंगे अतः अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाएगा। अपक्रिया का वेग दोगुना हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। बच्चों प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को हल करके देखिए कैसे लिखेंगे।
अब क्रिया ए गिव्स बी में, तो यहां तो ए गिव्स बी दे दिया तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ए गिव्स बी के लिए। अब क्रिया का वेग समीकरण या खाली वेग समीकरण लिख लीजिए। वेग समीकरण R इक्वल टू के ए का पावर n। यहां n क्या है? क्रिया की कोटि है। इंप्लाइज दैट, अब R यहां जरा देखिए प्रश्न को। अब क्रिया A गिव्स B में अब क्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। तो अब क्रिया की कोटि ज्ञात करना है। तो बच्चों अब इसके आधार पर पहले सूत्र लिख लीजिए। जैसे यहां मैं लिखा हूं R1 बाई, देखिए ये सूत्र और यहां के कोई अंतर नहीं, बस यहां कोटि ज्ञात है और यहां कोटि ज्ञात करना है। तो एकदम ऐसे ही लिखेंगे R1 बाई R2 इक्वल टू C1 बाई C2 पावर n। अब वैल्यू रखिए R1। अब यहां पूछा है अब क्रिया, देखिए अब क्या करा, अब क्रिया की दर 2 गुना हो जा रहा है। बार बार प्रश्न को पढ़िए, से निष्कर्ष निकल जाएगा। अब क्रिया की दर 2 गुना हो जा रहा है, यानी पहले जो रेट है उसका 2 गुना हो गया। तो पहले वाला रेट मान लेते हैं हम R है बच्चों, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। R1 इक्वल टू यदि R है तो R2 इक्वल टू 2R हो जाएगा। और इस साइड में जरा देखिए, अब कारक की सांद्रता 4 गुनी हो जाती है। C1 बच्चों मान लेते हैं हम C है, C1 इक्वल टू C, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4C। क्या हो जाएगा? 4C। और इसका पावर हो जाएगा n। अब बच्चों देखिए यहां R से R कैंसिल हो गया, यहां 1 बचेगा, यहां भी 1, यहां कटेगा तो 1 हो जाएगा। C से C कैंसिल कर लीजिए, 1, यहां भी 1। और इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, यहां देखिए 1/2 हो गया, बराबर यहां 1/4 का टोटल पावर n है। 1/4 का टोटल पावर n है। इसको और सॉल्व कीजिए। इंप्लाइज दैट 1/2 बराबर, बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं और टोटल पावर n है। अब बच्चों थोड़ा घातांक का यहां प्रयोग करेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं? लेक्चर नंबर 5 देख लीजिएगा, वहां घातांक का सूत्र लिखकर समझाएं। चलिए यहां भी समझा देते हैं। अब यहां हम किस सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं? यहां हम सूत्र का प्रयोग करेंगे a का पावर m टोटल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहां 1 है और 1 का कुछ नहीं पावर है, तो हम लोग क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। 1 का पावर क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। और 1 का पावर 1 टोटल पावर n, तो बराबर हो जाएगा 1 का पावर 1 गुणे n, m गुणे n, mn हो जाएगा। तो 1 गुणे n यानी n हो गया, बटे हो जाएगा। यहां 2 का पावर 2 है, टोटल पावर n, तो 2 का पावर 2n हो जाएगा। और बच्चों 1 का पावर n, 1 का पावर 0 ना हो, 0 को छोड़कर कुछ भी हो, तो 1 का पावर n इक्वल टू 1 होता है। और यहां 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2n। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट 1/2 बराबर 1/2 का पावर 2n। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, ये अज्ञात है, इसका गुणा करके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 का पावर 2n इक्वल टू 2 का पावर 2n बराबर 2 है। अब जरा बताइए, यहां 2 का पावर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे? 2 का पावर 1 समझेंगे। 2 का पावर 1 समझेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? घातांक का एक फार्मूला और जानिए। कौन सा फार्मूला? यदि बेस सेम हो, a पावर m इक्वल टू a पावर n, इंप्लाइज दैट इससे क्या अर्थ निकलेगा? m इक्वल टू n। यदि बेस सेम है तो घातांक भी सेम होंगे। यहां देखिए, यहां भी 2, यहां भी 2, बेस सेम है तो 2 पावर n इक्वल टू 1। क्या निष्कर्ष निकल गया? 2 पावर n इक्वल
2 पावर, सॉरी मैं गलत लिख दिया हूं, ये 2 पावर 2n इक्वल टू 2 पावर 1, आधार सेम है तो घातांक बराबर होंगे, यानी 2n इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट n बराबर 1/2। n बराबर 1/2। अब क्रिया की कोट 1/2, यानी कौन सा विकल्प सही है? सेकंड सही है। उत्तर लिख लेंगे, अतः विकल्प सेकंड, और सेकंड क्या है? सेकंड 1/2 सत्य है, सत्य है। बच्चों यही आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। जरा कमेंट करके बताइए कि गणनाएं समझ में आ रहा है? बच्चों इसको बढ़िया से समझने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मेरे इस चैप्टर का यानी केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 ये जरूर देखिएगा। इसको बढ़िया से देखेंगे तब ये प्रश्न समझ में आएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। हेलो बच्चों, जरा कॉपी पर इस हेडिंग सहित इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखा है? जटिल अपक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म ज्ञात होने पर उस जटिल अपक्रिया की दर, वेग समीकरण तथा कोटि का निर्धारण, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, कुछ बातें हम लिख दिए हैं, इनको ध्यान से समझिए। किसी जटिल अपक्रिया की क्रियाविधि में जो पद यानी स्टेप मंद मतलब स्लो गति से संपन्न होते हैं, उस पद को वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS कहते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान देना कि वेग निर्धारक पद क्या होते हैं? RDS। और अपक्रिया की कोटि इसी के आधार पर निकाली जाती है। अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अर्थात वेग निर्धारक पद में अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या, अभिकारकों की अणुओं की कुल जो संख्या होगी बच्चों, वही अपक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो इस बात को दिमाग में हम रखेंगे। अब इसके आधार पर जरा देखिए, हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 इन दोनों को कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जरा देखिए क्या लिखा है। अपक्रिया 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि निम्न है। मतलब ये क्रियाविधि है। अब इस क्रियाविधि में हम जरा एक चीज देखेंगे कि कौन स्लो हो रहा है, कौन मंद हो रहा है, कौन तीव्र हो रहा है। जो बच्चों मंद गति से होगा, जो मंद गति से संपन्न होगा, यही स्टेप कहलाएगा RDS। ये क्या कहलाएगा? RDS। बच्चों ये स्टेप जो है, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप जो ये है, ये कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। और इसमें अब हम मान लीजिए हमको कोटि ज्ञात करना है, अपक्रिया की कोटि ज्ञात करना है कि n बराबर क्या होगा। तो यहां हम जरा ध्यान देंगे, यहां अणुओं की संख्या कितनी है। इस पद में जरा देख लीजिए, एक अणु यहां है और एक अणु यहां है। अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बच्चों कोट क्या हो गया? 2 हो गया, ये निकल गया। अपक्रिया की कोट जब निकल गई, अब हमको क्या लिखना है? अपक्रिया का वेग नियम लिखना है। तो कोट तो निकल गई, अपक्रिया की कोट निकल गई, वेग नियम कैसे लिखेंगे? तो वेग नियम देखिए बच्चों, यही मैं लिख दे रहा हूं, अपक्रिया का वेग नियम R इक्वल टू हो जाएगा, यहां K तो लिखेंगे ही, और K के जगह पर बच्चों हम अब देखिए यहां K1 भी है, K2 भी है, तो यहां हम K1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? K1। R इक्वल टू K1। और यहां अभिकारी पदार्थ देखिए कौन कौन है? NO2 है, NO2। और NO2 के कितने अणु है? एक अणु है, इसलिए पावर बच्चों यहां एक ही रहेगा। और एक दूसरा अभिकारी पदार्थ है F2, तो N2 लिख लेंगे, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ F2, इसका भी पावर एक ही रहेगा। तो इस तरह से अपक्रिया का वेग नियम हो गया R इक्वल टू K1
K स्मॉल है, K1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 1 इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ F2 पावर 1। और साथ ही साथ एक चीज और पूछा है, अक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो ऊपर मैं बता चुका हूं। और वैसे यहां से भी देख लीजिए, वेग समीकरण में यहां दो अभिकारी पदार्थ आ गए, और बच्चों इसका पावर कितना, 1 और इसका पावर 1 है, तो हम 1 1 जोड़ देंगे। या वैसे भी देख ले, यहां n बराबर 2 पहले लिख दिए थे, कैसे लिखे थे, 2 अणु थे, 1 अणु यहां 1 अणु यहां, तो अभिक्रिया की कोटि 1 + 1 = 2। यही आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में कुछ खास नहीं था, केवल यह पहचानना है कि आरडीएस कौन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है। यदि हम वेग निर्धारक पद को पहचान लिए, देखेंगे उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसके देखिए NO2 का 1 अणु, F2 का 1 अणु, कुल 2 अणु हो गए। यही अभिक्रिया की कोटि हो गई, अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। और अभिक्रिया की कोटि जब निकाल लेंगे बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग नियम भी लिख लेंगे। और प्रश्न में देखिए कभी कभी वेग नियम या कोटि नहीं पूछेगा अभिक्रिया का वेग क्या है। बच्चों वेग पूछे या वेग नियम पूछे, एक ही आंसर देंगे। यदि यहाँ अभिक्रिया का वेग पूछा होता तब भी हम R = ये लिखते, K1 NO2 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ F2, ये लिखते। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ये दूसरा प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, अभिक्रिया NO2 + CO2 + NO के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि निम्न है। ये स्टेप जरा देख लीजिए, मंद गति से हो रही है, और ये स्टेप देख लीजिए तीव्र गति से हो रही है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एक बात और ध्यान देंगे बच्चों, ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, यानी एक ही दिशा में हो रही है, एक दिशा में हो रही है। अनुत्क्रमणीय है तो अनुत्क्रमणीय के लिए हम ये बता रहे हैं। उत्क्रमणीय मान लिए होती तो कुछ दूसरे तरह से लगाते। चलिए, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आधार पर हम यहाँ कुछ प्रश्नों को लाए हैं। आगे चल करके हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के भी प्रश्नों को लाएंगे, लेकिन पहले इस प्रश्न को देखिए। इसमें हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, कौन स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप होगा बच्चों उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए स्लो स्टेप ये है, और इसमें NO2 के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 अणु देखिए बच्चों यहाँ, 1 अणु यहाँ है, यानी NO2 का 2 अणु भाग ले रहा है बच्चों। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि N = 2 हो जाएगी, और यही जो मंद स्टेप है बच्चों, यही आरडीएस हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न में आरडीएस भी पूछा जाएगा, तो यही आरडीएस होगा। स्टेप फर्स्ट जो है वो आरडीएस होगा। आरडीएस मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी वेग निर्धारक पद। चलिए, इतनी जानकारी तो हम हासिल कर लिए। अब प्रश्न जो पूछ रहा है उसको लिखिए। अभिक्रिया का वेग या दर क्या है, तो हम लोग बस ऐसे लिख लेंगे, अभिक्रिया का वेग या दर R = यहां वेग स्थिरांक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो बच्चों हम लोग K लिख लेंगे, और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 लिखेंगे। ये NO2, केवल NO2 दो जगह लिख दिया था, तो NO2 अब पावर 2 कर देंगे। और बच्चों यहां देखिए मेन इक्वेशन में NO2 भी आया है, CO भी आया है, लेकिन यहां स्लो स्टेप में CO नहीं आया है। इसका मतलब हुआ कि CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड का कि मोलर कंसेंट्रेशन का पावर कितना है, 0 है। तो यही बच्चों अभिक्रिया का वेग पूछा जाए तब भी ये लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समीकरण पूछा जाए तब भी ये लिखेंगे, और अभिक्रिया की कोट पूछा गया होता तो कितना लिखते। अभिक्रिया की कोट देख लीजिए, यहाँ इसका पावर 2 है, उसका पावर 0 है, तो 2 + 0 = 2। अभिक्रिया की कोट 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक नए प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन किए कि जब जटिल अभिक्रिया दिया गया हो, उसकी क्रियाविधि दी गई हो, तो उसके आधार पर हम उस अभिक्रिया के लिए वेग का क्या समीकरण लिखेंगे, कोट क्या लिखेंगे, ये बातें हम समझा दिए। अब इस पर एक प्रश्न दे रहे हैं,
आप लोग इसको हल कीजिएगा और अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर जो 7 आएगा, ये तो लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 7 जो आएगा उसमें उसका हल हम देंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का आगे की चीजें पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, अब हम 3 प्रश्न दे रहे हैं, इनका हल हम अगली वीडियो में देंगे। और ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, इस तरह के प्रश्न तो हम अभी लगवाए हैं। और एक प्रश्न नंबर 3 एक केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में इसका मेथड दिया गया है। और इस तरह का प्रश्न इस लेक्चर नंबर 6 में भी हल किया गया है और एक प्रश्न मैं अभ्यास के लिए दे दिया हूं। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये तीनों प्रश्न लगाएंगे और इसका हल विधिवत लेक्चर नंबर 7 में देखने को पाएंगे। धन्यवाद।